मेरी पत्नी अभी कोरोना में एक्सपायर हो गई, तो मैंने एक टारगेट बना लिया है कि मैं महीने में लगभग 20,000 रुपये जो है मैं जनता के कल्याण के लिए खर्च करूंगा। मैं जो महिला विकास के लिए हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, कोई भी नीडी हो, मैंने ठान लिया है, तो मैं महीने में खर्च करूंगा इससे। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं माज, आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोग जब पुलिस की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति और एक ऐसी प्रदर्शनी आती है जो कहीं ना कहीं हमको बताती है कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे अपवाद भी लोग समाज में बनकर हमारे सामने आते हैं और एक ऐसे ही अपवाद कह लें या पर्याय कह लें, हमारे साथ आज स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आदित्य प्रकाश वर्मा जी। आदित्य जी का परिचय ये है कि वो एएसपी हैं कासगंज जिले के। सर, बात करने के लिए समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जब मैं आपका यहाँ परिचय दे रहा था तो सबसे पहले मैंने कहा कि मानवता की मिसाल और एक प्रकार से अपवाद। तो जब भी आपकी बात होती है, और अभी हाल में ही आपकी कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, उसमें आप जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनसे आप राखी बंधवाने का काम कर रहे हैं। उनको बिल्कुल पीछे तबके का माना जाता है। किस प्रकार से आपने काम किया और आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा एक पूरा एक चक्र होता है जिसमें कि हम किसी भी पद पर रहें या किसी भी स्थान पर रहें या किसी भी शैक्षणिक स्थान पर रहें, हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे बेसिक एथिक्स हैं कि आप निर्विवाद रूप से जो दूसरे लोग हैं आप उनसे प्रेम करें, उनके प्रति सोचें या वो कोई रचनात्मक कार्य करें, तो ये सब चीज़ें इन रचनात्मक कार्यों में प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। तो इनमें मैं इन्हीं चीज़ों से वशीभूत होकर ही ये सब काम करता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि नहीं, मैं लोगों के चेहरे पे खुशी देख सकूँ। ये बड़ा अपवाद होता है और बड़ा कठिन कार्य होता है कि आप किसी के चेहरे पे खुशी ला सकें और अपने दिल को संतुष्टि दे सकें। मैं उसी की भावना के अंतर्गत कार्य करता हूँ। जब मैं आपके पूरे करियर को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, लोगों के साथ भले का काम किया है। आपकी पूरी ये जो, जिसको अंग्रेजी में जर्नी बोलते हैं, जो पूरी एक आपकी जीवन कला जो चल रही है, जीवन शैली चल रही है, किस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की थी? देखिए, अच्छे काम या कहा जाए कि जनता से जुड़ के वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसने निचले स्तर से सब कुछ देखा है। तो मैंने भी निचले स्तर से सब कुछ देखा है। फटा हुआ जूता पहन के पीसेस का इंटरव्यू दिया है, उसमें सेलेक्ट भी हुआ। तो जूते का भी अभाव कभी रहा, कभी कपड़ों का भी अभाव रहा, कभी कंपटीशन देने का अभाव रहा। मैं मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज होता है जी, हाँ, तो मेरा उसमें 25th रैंक था। तो मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो बोले यार इतने कम पैसों में तो मैं तुमको MNR से इंजीनियरिंग नहीं करा पाऊंगा। उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। तो मैंने अपने पिताजी से यही कहा कि आप मुझे सस्ती जगह से आप इंजीनियरिंग करा दीजिए जहाँ से कम पैसे में मिल जाती हो। तो फिर मैंने कानपुर में GCTI से किया, जहाँ पे उस समय सरकारी दरों पर फीस होती थी, हॉस्टल की फीस भी कमी होती थी। तो फिर मैंने वहाँ से BTech किया। तो लेकिन अभाव किसी भी व्यक्ति के जो मानसिक स्तर है उसको प्रभावित नहीं करता है। यदि व्यक्ति जुझारू है और कल्पनाशील है तो वो अभावों के रहते हुए भी अपने जो उसका उद्देश्य है उसको पाने में सफल रहता है। और मैं अपने सभी उद्देश्यों को पा चुका हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मुझे किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। मतलब चैलेंजेस आपकी लाइफ में जितना आएंगे उतना ज़्यादा आपको कर्मठ बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर डरेंगे नहीं तो चैलेंजेस से। हाँ। आपने बताया कि MNIT में आपका एडमिशन हो गया था। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि IIT, MNIT या IIIT उनको मिल जाए। आपने उसका त्याग कर दिया और आप उससे छोटे इंस्टीट्यूट में गए। त्याग नहीं, हमारी बेबसी थी ना, हमारे पास पैसा नहीं था। तो जब पैसा नहीं है तो लेकिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो जो अभाव जो है आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में कभी रोक नहीं सकता है, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपने कहा कि आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, लेकिन उसके बाद आप पुलिस सेवा में आप आ गए। तो दोनों एक अलग अलग स्ट्रीम, दोनों में काफ़ी अंतर। तो पुलिस में ही क्यों आ गए और कैसे आ गए? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग के बाद में BTech करने के बाद में फिर मैंने MTech किया। MTech करने के बाद मैंने पोस्ट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया और उसके बाद मैं इलाहाबाद बैंक में मैं फील्ड ऑफिसर रहा और SIDBI में भी मैं स्टाफ ऑफिसर रहा, IDBI में भी स्टाफ ऑफिसर रहा, सेल टैक्स में भी मैं ट्रेड टैक्स ऑफिसर रहा। उसके बाद मैं पुलिस सर्विसेज में आ गया, क्योंकि मेरा रुझान और मेरा मेंटल एप्टीट्यूड पुलिस सर्विसेज लायक है, ऐसा मैं मानता हूँ।
और उसी के भावनाओं से ओतप्रोत होकर मैं पुलिस की सर्विसेज में आया, मैंने पुलिस को प्रेफरेंस दिया। प्रेफरेंस आपने दी। जी जी। सर, जब भी पुलिस की बात होती है तो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ये बात आती है कि पुलिस से थोड़ा डर के रहना चाहिए, और एक परसेप्शन बन गया है मार्केट में, कह लें आप, हर जगह परसेप्शन बन गया है कि पुलिस जो होती है सख्त होती, होना भी चाहिए सख्त। जी जी। लेकिन जिस प्रकार से कुछ वीडियोज़ आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं, उनको देखकर आदमी कहीं ना कहीं डर जाता है। तो आप भी एक पुलिस वाले हैं, वर्दी के भीतर आपके भी हृदय है, जी। तो आप किस प्रकार से इन घटनाओं को देखते हैं, और क्या जनता के मन में जो चीज़ें उठ रही हैं उसके बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो नकारात्मक छवि पुलिस की आती है वो अपवाद स्वरूप आती है। अदरवाइज हमारे 99% या कहें 99.99% लोग जो है अच्छे लोग हैं। 1% जो ऐसे लोग हैं जिनके कारण पुलिस की छवि जो है धूमिल होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और वो अलग ही रहते हैं। अन्यथा 99.99 हमारे पुलिस विभाग की छवि बहुत अच्छी है। आप देखिए, आप कोरोना काल में देख लीजिए या किसी भी विपत्ति के समय देख लीजिए, हम लोग बिना किसी उसके काम करते हैं। जिस व्यक्ति की डेड बॉडी उसके रिश्तेदार उठाना नहीं चाहेंगे, हमारे पुलिसकर्मी जो है जाके उसकी सड़ी गली डेड बॉडी उठाते हैं, अपने कंधे पर रख कर उसको पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाते हैं। तो इससे बड़ा पुलिस का मानवीय चेहरा और कोई नहीं हो सकता है। पुलिस से बड़ा मानवीय चेहरा और किसी के पास है भी नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। जी, मतलब एक तरह से जो परसेप्शन बिल्डअप किया जा रहा है बिल्कुल निराधार है, निराधार है। निराधार है। निरा- और हैं, अपवाद तो हर जगह अपवाद हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, हर विभाग में होते हैं, Exception और होते इवन विभाग न कहे आप, समाज में भी अपवाद होते हैं। बिल्कुल होते जी हैं, जी बिल्कुल। लेकिन मानवता का अपवाद आप मेरे साथ बन जी के जी बैठे जी हुए, जी, मैं ये थैंक यू, बोलूंगा। थैंक यू। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक पुलिस वाला जो इंसान होता है उसको अक्सर जीवन में बहुत सारी घटनाओं को देखना पड़ता है। पुलिस स्टेशन जाना है, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हो गए, सीनियर अथॉरिटीज़ हो गई, उनसे बात करनी होती है, और तलब भी किया जाता है, बात भी की जाती है। इस पूरी जो जीवन के दौरान आपको अपने परिवार के लिए, और ख़ास कर जिनकी आप बहुत सहायता करते हैं, जो समाज का बिल्कुल जिसको निचला तबका आज कहा जाता है, भले ही दिल से वो कितना भी अमीर हो, तो उनकी सहायता के लिए और परिवार वालों के लिए आप कैसे समय निकालते हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं कि भाई हम पुलिस में हैं और हमारे पास परिवार के लिए समय नहीं है, ये गलत कहते हैं। पर्याप्त समय होता है कि हम परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर सकें, क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटे पुलिस वाला 24 घंटे लगातार पूरे पीरियड में वो नौकरी नहीं करता है। कभी कभार अवसर आता है जहाँ पे 24 में 18 घंटे नौकरी करनी, 24 में 24 घंटे करनी। अन्यथा ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल भर जो है 24 घंटे नौकरी करता है। उसके पास पर्याप्त समय होता है और वो चाहे तो परिवार के साथ बैलेंस बना के अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। नौकरी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा एक जो मिथ है कि पुलिस के पास में समय नहीं होता है, मेरा मानना है, मैंने तो परिवार के साथ में बड़ा एंजॉय किया है और मैंने अपनी पत्नी और अपने परिवार को बहुत टाइम दिया है जितना हो सका है। लेकिन कठिनाइयाँ आती हैं कभी कभी, तो वो तो रेयर होता है, वो हर विभाग में होता है। जो कठिनाइयाँ पुलिस को आती हैं वो हर जगह कठिनाइयाँ आती हैं। तो ऐसा मेरा मानना तो नहीं है कि मतलब पुलिस के पास समय नहीं है, लोग कहते हैं मैं परिवार को समय नहीं दे सकता हूँ, ये तो बस कहने की बात है। ये भी एक प्रकार से अपवाद में आ जाता है। हाँ, ये अपवाद है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बोलते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक पूरा बहुत लंबा अनुभव पुलिस सर्विस में रहा है और आपने पब्लिक लाइफ को बहुत क्लोजली, बहुत पास से देखा है। अब कहीं ना कहीं आप रिटायरमेंट के पड़ाव की तरफ भी जा रहे हैं, आपका रिटायरमेंट भी आ रहा है। रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार से जीवन का निर्वाह करेंगे? क्या कोई पब्लिक लाइफ वाली भूमिका में आपको हम लोग देखेंगे, या आगे क्या भूमिका होगी, थोड़ा जनता को देखिए, मैंने पुलिस सर्विसेज में सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के हर प्रकार के व्यक्ति को देखा है हम लोगों ने, और किस प्रकार से एक व्यक्ति है किसकी मदद करनी है, कोई पीड़ित है उसकी मदद करनी है, विभीषिकाओं में किस प्रकार से लोगों की मदद करनी है, लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, आम आदमी में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, कोई उसको डरा धमका रहा है उसको कैसे बूस्ट करना है, या क्या क्या लीगल लिमिटेशंस हैं, क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पास से देखा है। तो अभी तो रिटायरमेंट मेरा खैर दूर है, अभी 5 साल है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मैं जो है कोशिश करूँगा कि मैं जो मैंने सीखा है पुलिस विभाग में रहते हुए, अन्य विभागों में रहते हुए, जीवन के अन्य क्षेत्रों में रहते हुए सीखा है, उनको इम्प्लीमेंट करते मैं समाज की कुछ मदद कर सकूं और लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं। ये मेरा उद्देश्य रहेगा रिटायरमेंट के बाद भी, चाहे वो लोगों की मदद करके है, चाहे लोगों को शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई संबंधित हो, इन सब चीज़ों में मैं काम करूंगा और एक कोशिश करूंगा मैं भी सामाजिक जीवन में लोगों का योगदान दे सकूं।
जिससे लोग जो है लाभान्वित हो, मेरे अनुभवों से भी लाभान्वित हो। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं, तो कहीं आपके कहने का तात्पर्य ये तो नहीं कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल बी ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, ऐसा कोई मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और सब चीज़ें हैं, आप इंडिविजुअली आप कहीं कुछ भी ना ज्वाइन करिए तब भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं। बस बशर्ते ये कि आप में जज्बा होना चाहिए कि आपको समाज के साथ जुड़ के चलना है, समाज के भलाई के लिए करना है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, आप किसी संस्था से मत जुड़िए। आप जैसे मैं है तो मेरी पत्नी अभी कोरोना में एक्सपायर हो गई, तो मैंने एक टारगेट बना लिया है कि मैं महीने में लगभग 20,000 रुपये जो है मैं जनता के कल्याण के लिए खर्च करूंगा। मैं जो महिला विकास के लिए हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, कोई भी नीडी हो, मैंने ठान लिया है तो मैं महीने में खर्च करूंगा। इस संबंध में एक फाउंडेशन भी बनाऊंगा जो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से संबंधित होंगी, बालिकाओं से संबंधित होंगी, उसके विकास के लिए मैं उसमें अपना जो है डोनेशन, अपना फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करूंगा। संयोग की बात ये कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सीएम योगी जी मिशन शक्ति की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, जिस बारे में आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा और एक संदेश के प्रकार में जनता के सामने वो चीज़ लाना चाहूँगा। जाते जाते आप समाज के हर तबके को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस पद पर आसीन हैं, जिस महकमे में है, जनता आपको बहुत उम्मीदों से और उपेक्षाओं से देखती है, तो क्या मैसेज देंगे? मेरा जनता के साथ यही है, जो समाज के सक्षम लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने से निचले लोगों के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें और उनके विकास को अपना विकास समझें, उनको साथ में लेके चलें। और जैसा भी है हमारा समाज है, आप हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लें और किसी के प्रति नकारात्मक भाव न रखें। चाहिए। आपने अपना समय दिया बात करने के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद थे आईपीएस ऑफिसर आदित्य प्रकाश जी। किस प्रकार से मानवता और परोपकार का उदाहरण असल जीवन में दिया जाता है और समाज के अंतिम व्यक्ति की सहायता करी जाती है, इसका उदाहरण सर ने हमको बखूबी बताया। सर की वाइफ यानी पत्नी अभी बीते दिनों में एक्सपायर हो गई थी कोरोना के कारण, लेकिन उन्होंने उस दर्द को कहीं ना कहीं अपने मन में रखने का काम किया और बाद में तमाम प्रकार की महिलाओं के साथ सहायता करने का काम किया आर्थिक तौर पे। सर ने यह भी बताया कि उन्होंने एक फंड क्रिएट किया है जिसके माध्यम से वो महिलाओं की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बहुत सारे युवा जो आईपीएस बनना चाहते हैं, एक सरकारी महकमे में जाकर एक अच्छे जीवन का ख्वाब देखना चाहते हैं, उनके लिए सर सबसे बड़ा उदाहरण या कह लें सटीक एग्जाम्पल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। धन्यवाद।